तो एक और टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कशंस करेंगे एंडोक्राइन सीरीज़ में से, और वो है ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। सो ड्रग्स जो भी ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कशंस करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैल्शियम का लेवल कैसे मेंटेन रहता है, कैल्शियम होम्योस्टेसिस क्या है। ये कुछ प्राइमरी चीज़ हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल कैल्शियम का लेवल है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ये नॉर्मल कैल्शियम का लेवल है 10 mg/dl है। जब भी कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ होता है या फिर कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ होता है तो कुछ हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं और वो फिर से कैल्शियम को बैलेंस में लाने का ट्राई करते हैं। तो क्या होता है, हम लोग प्राइमरीली देखते हैं कि जब भी कैल्शियम का लेवल कम होता है, सबसे पहले ये देखते हैं कि जब भी कैल्शियम का लेवल कम होता है तो किसी भी प्रकार की डिफरेंट मैकेनिज्म से बॉडी ब्लड कैल्शियम लेवल को फिर से वो नॉर्मलाइज करने का ट्राई करती है। और उसके लिए जो प्राइमरी हार्मोन रिलीज़ करती है वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड में से पैराथायरॉयड हार्मोन। सो पीटीएच का रिलीज़ करती है, और पीटीएच है उसकी एक्शंस क्रिएट करता है जिसकी वजह से फिर से ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो मेन क्या एक्शंस रहती है पैराथायरॉयड हार्मोन की, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले तो बोन पे एक्शन है। ये ट्राई करेंगे कि बोन में से किसी भी प्रकार से कैल्शियम प्रोड्यूस की जाए। और किस प्रकार से प्रोड्यूस होते हैं, अगर आप बोन को खाएं, ठीक है, मीन्स की ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं, एक टाइप के सेल्स होते हैं जो बोन रिजॉर्प्शंस करते हैं, बोन को खाते हैं और जिससे कैल्शियम प्रोडक्शंस होता है। तो बोन टूटता रहता है लेकिन कैल्शियम निकलता रहता है और जिससे फिर से कैल्शियम का लेवल बढ़ता है। तो एक प्रकार से ये काम करता है कि वो बोन को तोड़ता है, अंदर से खाता है और कैल्शियम को ब्लड लेवल फिर से नॉर्मलाइज करता है। दूसरी चीज़, वो कैल्शियम बढ़ाने के लिए क्या करता है कि किडनी में से रीअब्जॉर्प्शंस करता है, तो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शंस करता है यूरिन में से। और तीसरा चीज़ करता है कि कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में से बढ़ाता है। अब कैल्शियम का इंटेस्टाइन में से अब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए उसे चाहिए हेल्प किसकी, विटामिन डी की। तो विटामिन डी का सिंथेसिस बढ़ाता है और इस प्रकार से विटामिन डी मीडिएटेड कैल्शियम अब्जॉर्प्शन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये एक चीज़ हमें बाकी रही देखने की कि किस प्रकार से विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में। तो ऑल एंड ऑल जो पीटीएच है इस प्रकार से फिर से कैल्शियम का लेवल नॉर्मलाइज करने का ट्राई करता है। और जब भी कैल्शियम का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है, 10 mg/dl से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर उसको कम करने का ट्राई करता है बॉडी, ठीक है। और कम करने के लिए एक कॉन्ट्रास्टिंग हार्मोन्स रिलीज करते हैं, कैल्सिटोनिन जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो कैल्सिटोनिन क्या करते हैं कि ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है उसे बंद कर देते हैं और किडनी में से जो रीअब्जॉर्प्शन होता है उसे भी बंद कर देते हैं, तो फिर से कैल्शियम का लेवल नॉर्मल आ जाता है। तो यहाँ पे हमने दो मेन चीज़ों के बारे में देखा। यहाँ पे जब भी कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो बढ़ाने के लिए पीटीएच रिलीज होता है और वो काम करता है थ्रू विटामिन डी। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है होम्योस्टेसिस के बारे में जो जानना ज़रूरी है। अब जैसे हमने बात की है कि किस प्रकार से विटामिन डी एक्ट करता है, तो जैसे हम जानते हैं कि हम लोग डाइट में कुछ विटामिन्स लेते हैं, स्पेशली विटामिन डी लेते हैं, या तो फिर हमारी स्किन में से प्रोडक्शंस होता है, ठीक, अल्ट्रावायलेट रेस की मदद से, जो बोलते हैं कि सनलाइट लेना चाहिए, विटामिन डी मिलता है। तो जब भी सनलाइट होती है वो यूवी रेस की मदद से स्किन में से जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो होता है यहाँ पे देखा है 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, सो उसमें से इवेंचुअली विटामिन D3 बनता है जिसे कोले कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। लेकिन ये जो कोले कैल्सीफेरॉल बनता है या तो फिर विटामिन D3 जो बनता है डाइट में से या फिर स्किन में सनलाइट की मदद से, वो एक्टिव नहीं होता है, उसे एक्टिव बनना पड़ता है। जब वो एक्टिव होता है तभी वो काम कर पाता है, मेनली कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शंस का। तो एक्टिव क्या होता है, एक दो स्टेप के बाद वो एक्टिवेट होता है। तो अगर आप पहला स्टेप देखें तो पहले स्टेप में वो एक इंटरमीडिएट एक्टिवेशन होता है विद द हेल्प ऑफ लीवर। क्या बनता है, कैल्सीफेरॉल बनता है सबसे पहले, 25 हाइड्रोक्सी D3 जिसे कहा जाता है कैल्सीफेरॉल। सो कोले कैल्सीफेरॉल के अंदर से कैल्सीफेरॉल बनता है और फिर कैल्सीफेरॉल के अंदर से जो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी बनता है जिसे कैल्सीट्रायोल कहा जाता है, 125 डिहाइड्रोक्सी D3 जिसे कैल्सीट्रायोल कहा जाता है। तो ये जो कैल्सीट्रायोल है ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है और वो हेल्प करता है कि गट में से कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन करे, ठीक है, और रीनल कैल्शियम और फॉस्फेट का एक्सक्रीशंस करता है। तो मेनली जो हमने देखा था कि पैराथायरॉयड मीडिएटेड विटामिन डी के थ्रू जो अब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम का, तो
वो किस प्रकार से होता है, वो इस प्रकार से होता है, ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 बनने का। तो यहाँ पे भी एक दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे देखी है कि किस प्रकार से विटामिन डी एक्टिवेट होता है। तो स्किन में से या फिर डाइट में से जो कैल्शियम होता है, जो विटामिन D3 होता है, वो विटामिन D3 का 2 स्टेप एक्टिवेशन होता है। पहले स्टेप में लीवर के थ्रू कैल्सीफेरॉल बनता है और दूसरे स्टेप में किडनी के थ्रू बनता है कैल्सीट्रायोल। अब हम यहाँ पे मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स की बोन रिजॉर्प्शंस होना। ठीक है, बोन रिजॉर्प्शंस हो गए जिसकी वजह से बोन में फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मेनली पोस्ट मेनोपॉजल्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं इस केसेस की? तो पहले तो हम जो रिजॉर्प्टिव एक्टिविटी है उसे कम कर सकते हैं कि इनहिबिट द रिजॉर्प्शन, बोन का जो रिजॉर्प्शन हो रहा है वो कम कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास अप्रोच है कि बोन फॉर्मेशन हम लोग बढ़ाएं, किसी भी प्रकार से बोन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करें। या तो फिर कुछ ड्रग्स हैं कि जो दोनों मैकेनिज्म से काम करती है, रिजॉर्प्शन भी कम करती है और फॉर्मेशन भी बढ़ाती है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो बोन रिजॉर्प्शंस कम करने वाली ऑप्शंस हमारे पास ज़्यादा है या फिर ड्रग्स ज़्यादा है। उसमें से कुछ ड्रग्स के नाम देखेंगे तो क्लासिफिकेशन है बिसफॉस्फोनेट्स, एक पूरा ग्रुप है जिसे बिसफॉस्फोनेट्स कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और सबसे ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट में यही यूज़ होता है, बिसफॉस्फोनेट्स। फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के फॉर्म में आपको दिखेगा डोनेसुमैब, मैब मीन्स के मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होते हैं, वो भी इफ़ेक्टिव है। फिर कुछ ड्रग्स हैं जिसका नाम है सीनाकलसेंट, कैल्सिडोनिन जैसा हार्मोन है, इस्ट्रोजन अगेन है, सिलेक्टिव इस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स हैं। इनके बारे में डिटेल में जब हम इस्ट्रोजन का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तब डिस्कशंस करेंगे, लेकिन अभी प्राइमरीली याद रखें सिलेक्टिव इस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो इस्ट्रोजन की जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको मॉड्यूलेट करके काम करते हैं। मीन्स कि कुछ रिसेप्टर्स पे एगोनिस्टिकली काम करते हैं, कुछ रिसेप्टर्स पे एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं और इस प्रकार से मॉड्यूलेट करके इस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को मॉड्यूलेट करके उसके एक्शंस क्रिएट करते हैं। इवेंचुअली वो हेल्प, कुछ ऐसी ड्रग्स हेल्प भी करती है ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट में। फिर एक ड्रग का नाम है गैलियम नाइट्रेट। तो ये कुछ ड्रग्स या फिर ड्रग्स के ग्रुप्स हो गए कि जो बोन रिजॉर्प्शन कम करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं कि जो बोन फॉर्मेशन स्टिमुलेट करते हैं, जैसे एक नाम हो गया टेरिपेराटाइड, ये काइंड ऑफ रिकम्बिनेंट PTH है, देखेंगे उसके बारे में। फिर हो गए कैल्शियम, कैल्सीट्रायोल जो हमने बात की थी, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D, फ्लोराइड। तो ये जो भी चीज़ है ये भी स्टिमुलेट करते हैं बोन फॉर्मेशंस को। और एक ड्रग जो दोनों मैकेनिज्म से काम करती है उसका नाम है स्ट्रॉन्शियम रेनिलेट। तो ये एक ड्रग है, कई बार MCQ के अंदर इसमें से पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो स्टिमुलेट करती है और रिजॉर्प्शंस भी कम करती है। तो ये कई बार MCQ में पूछते हैं। तो इनमें से भी काफ़ी MCQ पूछते हैं कि कौन सी मैकेनिज्म से कौन सी ग्रुप ऑफ ड्रग्स काम करती है। चलिए, तो बिसफॉस्फोनेट्स के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इसी में से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछते हैं, इसी में से MCQs पूछे जाते हैं, वाइवा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानते हैं। तो बिसफॉस्फोनेट्स क्या होते हैं? तो बिसफॉस्फोनेट्स जैसे हमने बात की कि ऑस्टियोपोरोसिस की सबसे अच्छी बेहतरीन ट्रीटमेंट है राइट नाउ विच इज़ अवेलेबल। ये क्या करते हैं कि ऑस्टियोक्लास्ट मीडिएटेड जो भी बोन रिजॉर्प्शन होता है, जैसे हमने बात की थी कि जब भी बोन होता है तो बोन को खाने का जो सेल काम करते हैं उसे ऑस्टियोक्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, तो और एक दूसरे होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, वो मेनली बोन्स को बनाने का काम करते हैं। तो बेसिकली बोन के अंदर दोनों की एक्टिविटी चलती रहती है। ठीक है, दोनों की एक्टिविटी चलेगी तभी बोन स्ट्रेंथन होंगे। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं कि जो खराब बोन है, खराब पार्ट है, जो वीकन पार्ट है उसको खा जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट फिर से उसको प्रॉपर उसका फिर से स्ट्रेंथनिंग करता है। तो इस प्रकार की ऑस्टियोक्लास्टिक और ब्लास्टिक एक्टिविटी बोन के अंदर चलती रहती है और वो दोनों एक्टिविटी ज़रूरी है बोन को स्ट्रेंथन करने के लिए। लेकिन अगर कोई एक एक्टिविटी हैवी हो जाए तो उस हिसाब से फिर चीज़ें बदल सकती है। जैसे मान लीजिए ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाए तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ऑस्टियोक्लास्ट मीडिएटेड जो रिजॉर्प्शन है उसको हम लोग इनहिबिट करते हैं, तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस में हेल्प हो सकती है। तो ये ज़्यादा ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाती है ऑस्टियोपोरोसिस में, उसमें हम लोग ऑस्टियोक्लास्ट को एपोप्टोसिस करते हैं। तो ये जो बिसफॉस्फोनेट से दूसरी मैकेनिज्म से काम करते हैं कि ऑस्टियोक्लास्ट का वो एपोप्टोसिस मीन्स कि उसका पूरा उसको ही खा जाते हैं ऑस्टियोक्लास्ट को। ठीक है,
दूसरा ये लोग क्या करते हैं कि ऑस्टियोक्लास्ट का जो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर होता है, उसका जो सेल स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे क्या होता है कि ये जो सेल होता है उसकी नीचे की जो बॉर्डर्स होती है, वो बॉर्डर्स मेन रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं और वो हेल्प करते हैं बोन खाने के लिए, रिजॉर्प्शन करने के लिए। तो इसका जो पूरा साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर है उसे डिसरप्शन कर देते हैं ये बिसफॉस्फोनेट्स, उसकी जो रफल्ड बॉर्डर्स होती हैं वहाँ पे भी डिस्टर्बेंस करते हैं और इस प्रकार से भी वो ऑस्टियोक्लास्ट को डैमेज करते हैं। तो इन शॉर्ट जो बिसफॉस्फोनेट्स हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट को डैमेज करते हैं, एपोप्टोसिस करते हैं, उसके साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स को डैमेज करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ यह है, क्या है मैकेनिज्म, सप्रेस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट प्रिकर्सर टू मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट। मीन्स कि जब भी ऑस्टियोक्लास्ट बनते हैं तो सबसे पहले होते हैं इमैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, फिर उसके अंदर से मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट बनते हैं। किसकी हेल्प से मदद बनते हैं, कुछ इंटरल्यूकिन्स की मदद से बनते हैं। जो कुछ इंटरल्यूकिन्स होते हैं जैसे इंटरल्यूकिन 6, वो हेल्प करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट का मैच्योरेशन के लिए। तो ये जो मैच्योरेशन प्रोसेस है उसमें भी इंटरफियरेंस कौन करते हैं, बिसफॉस्फोनेट। तो इस प्रकार से पूरे ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर उनके एक्शंस हैं कि ना तो उनको डिफ्रेंशिएट होके मैच्योर होने देते हैं, उनका साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर डैमेज कर देते हैं, रफल बॉर्डर्स को डैमेज करते हैं, उनकी अपोप्टोसिस कर देते हैं। तो इस प्रकार से ऑस्टियोक्लास्ट को डैमेज करके जो बोन रिजॉर्प्टिव एक्टिविटी है उनको बंद करने का काम करते हैं बिसफॉस्फोनेट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑस्टियोक्लास्ट किस प्रकार से मैकेनिज्म यहाँ पे दिखाया गया है। दूसरी भी एक मैकेनिज्म्स पाई गई है, ये थियोरी है, पूरा क्लैरिटी नहीं है, कि रिडक्शन इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस है उसमें रिडक्शन होता है वाया इनहिबिशन ऑफ द फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेज। ये एक एंजाइम है जिसका नाम है फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेज। ये एंजाइम को भी इनहिबिट करते हैं बिसफॉस्फोनेट। तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स है और इसको ये बंद करते हैं। इवेंचुअली क्या होता है, ये जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग जो बिसफॉस्फोनेट्स है किस प्रकार से काम करते हैं। इसे मेवालोनेट पाथवे भी कहा जाता है। ये देखिए मेवालोनेट है और इसके अंदर से इवेंचुअली कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है। मीनवाइल उसमें से कुछ प्रोटीन्स भी बनते हैं। ये प्रोटीन्स हेल्प करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शंस के लिए और सर्वाइवल के लिए। तो उसके अंदर ये जो इम्पोर्टेंट एंजाइम है फार्नोसाइल पायरोफॉस्फेट, तो ये जो एंजाइम्स होते हैं उसको इनहिबिट कर देते हैं हमारे बिसफॉस्फोनेट्स, और जिसकी मदद से जो मेवालोनेट पाथवे है उसमें से कुछ जो प्रोटीन्स अच्छे बनने चाहिए थे, वो पाथवे से कुछ प्रोटीन्स भी बनते थे जो सेल के सर्वाइवल्स के लिए, स्पेशली ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स के सर्वाइवल या फिर फंक्शनिंग के लिए थे, उसमें डिसरप्शन क्रिएट होता है और इस प्रकार से भी वो साइटोस्केलेटन को डैमेज करते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो बोन्स होते हैं उसके यहाँ पे जो रिजॉर्प्टिव सरफेस होती है, एक कैविटी है जहाँ पे रिजॉर्प्टिव प्रोसेस चलती रहती है। तो जो बिसफॉस्फोनेट्स हैं वो इस साइड से काम करते हैं, रिलीज फ्रॉम द बोन इन द रिजॉर्प्शन पिट, और जो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट के अंदर चले जाते हैं और उनके साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं। तो इस प्रकार से डिफरेंट मैकेनिज्म्स या फिर थियरीज बनाई गई हैं कि किस प्रकार से ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स को डैमेज करते हैं हमारे बिसफॉस्फोनेट्स। चलिए, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के बाद हम लोग समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी ड्रग्स हैं बिसफॉस्फोनेट्स में। तो फर्स्ट जनरेशन है, फिर सेकंड जनरेशन है और थर्ड जनरेशन कंपाउंड्स है। आप देखेंगे जब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगी एज यूजुअल पोटेंसी बढ़ती जाएंगी। तो जो थर्ड जनरेशन कंपाउंड्स हैं उनकी पोटेंसी सबसे अच्छी है। फर्स्ट जनरेशन वाले लीस्ट पोटेंस हैं। उसमें कौन कौन से ड्रग हैं, एटीड्रोनेट, मिडोड्रोनेट जैसे कुछ ड्रग्स हैं। ये सब ड्रग्स ड्रोनेट से एंड होती है। फिर सेकंड जनरेशन उससे अच्छी बनाई गई जिसमें एलेंड्रोनेट, ईबाड्रोनेट और पामीड्रोनेट जैसी ड्रग हुई। और थर्ड जनरेशन में सबसे बढ़िया ड्रग्स रिजेड्रोनेट और जोलेड्रोनेट बनाई गई है। यूजेस देखते हैं तो मेन यूज़ ऑब्वियसली क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस। अब ये ऑस्टियोपोरोसिस इस्ट्रोजन के साथ डिपेंडेंट है क्योंकि इस्ट्रोजन बोन इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है। जब भी इस्ट्रोजन का लेवल कम होता है पोस्ट मेनोपोजल वुमन में तब भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो उस केसेस में भी ट्रीटमेंट के लिए अगर आप इस्ट्रोजन देंगे तो उससे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होती है, हार्मोनल साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होती है और इस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर्स होने का खतरा रहता है। तो इसलिए इस्ट्रोजन मेन स्टे वो ट्रीटमेंट नहीं है। हम लोग ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कम करके बिसफॉस्फोनेट्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो पोस्ट मेनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस में भी बिसफॉस्फोनेट्स एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग यूज़ होता है।
या तो फिर स्टीरॉयड इंड्यूस होता है। हमने ऑलरेडी स्टीरॉयड का चैप्टर देखा है कि जब भी स्टीरॉयड का लेवल बढ़ता है तो वो एक उसके एक साइड इफेक्ट्स हैं कि बोन रिजॉर्प्शंस करवाता है और जिससे भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो वो स्टीरॉयड इंड्यूस ऑस्टियोपोरोसिस में भी बिसफॉस्फोनेट्स काम आते हैं। और कोई बोन प्रॉब्लम हो, जैसे एक डिसीज़ हो गया जिसे पैजेट्स डिसीज़ कहते हैं, इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल ऑस्टियोक्लास्ट फंक्शनिंग होता है, जो ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शनिंग थोड़ा एबनॉर्मल हो जाता है और जिसकी मदद से भी ऑस्टियोपोरोसिस जैसी सिचुएशंस अराइज होती है, वहाँ पे भी पैजेट्स डिसीज़ में भी ये बिसफॉस्फोनेट्स हेल्प करती है। हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मेलिग्नेंसी, ठीक है, मेलिग्नेंसी एसोसिएटेड हाइपर कैल्सीमिया है, तो उसको भी कैल्शियम का लेवल कम करने के लिए बोन रिजॉर्प्टिव एक्टिविटी जो बढ़ गई है और जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो गया है और हाइपर कैल्सीमिया हो गया है, उस सिचुएशंस में भी वो कंट्रोल करने के लिए हम लोग अगेन बिसफॉस्फोनेट्स यूज़ कर सकते हैं। जोलेट्रोनेट का एक सक्सेसफुल यूज़ भी आया है एज एन एडजंट इन ट्रीटिंग द क्रोनिक माइलोल्यूकेमिया, स्पेशली फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव जो क्रोनिक माइलोल्यूकेमियाज होते हैं, तो ल्यूकेमिया में इसका एक अच्छा रोल निकल के आया है, तो वो भी एक एडिशनल यूज़ है एज एन एडजुवेंट मेडिकेशंस। तो मेनली कैल्शियम लेवल के साथ या फिर ऑस्टियोपोरोसिस के साथ एसोसिएटेड मेनली इसके यूजेस हैं, बहुत स्पेसिफिक यूजेस हैं किसके, बिसफॉस्फोनेट्स के। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जानना बहुत ज़रूरी है और इससे जो मेन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस बिसफॉस्फोनेट्स के साथ जुड़ा हुआ होता है वो है इसोफेजियल इरिटेशन। ये ट्रिमेंडस इसोफेजियल म्यूकोजा को इरिटेट करती है, डैमेज करती है, ठीक है, और जिससे अल्सरेशंस भी हो सकते हैं। इसोफेजियल अल्सरेशन हो सकती है, बहुत गैस्ट्रिक इरिटेंट ड्रग्स होती हैं ये जो ड्रोनेट्स या फिर बिसफॉस्फोनेट्स जिसे कहते हैं, इतनी ट्रिमेंडस इरिटेशंस करती हैं कि अगर उनका कांटेक्ट इसोफेजियल म्यूकोजा के साथ हो गया तो उसको डैमेज करते हैं, इरोड करते हैं और उससे इवेंचुअली इसोफेजियल कैंसर होने का भी खतरा रहता है, ठीक है। तो वो इसोफेजियल इरिटेशन या फिर अल्सरेशंस प्रिवेंट करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक एडवाइस देनी होती है। कई बार वाइवा में पूछते हैं कि टेक नथिंग बाय माउथ एक्सेप्ट फुल ग्लास ऑफ वाटर एंड नॉट टू लाई डाउन एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर। ये ड्रग एक फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ ले और लेने के बाद सोए नहीं, ठीक है, कि हमें हेड अप पोजीशन में ही रहना है। सोए जाएंगे तो फिर वो ड्रग जो है उसका इसोफेगस के साथ एक्सपोजर होगा, तो सोना नहीं है, ठीक है, अपराइट पोजीशंस में ही रहना है एटलीस्ट हाफ एन आवर तक। और ये मेन चीज़ है इसोफेजियल अल्सर प्रिवेंट करने के लिए। दूसरी जो चीज़ पाई गई है स्पेशली जोलेट्रोनेट से वो है रीनल टॉक्सिसिटी, किडनी के ऊपर भी टॉक्सिसिटी करती है। वैसे तो ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ केसेस पाए गए हैं ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जॉ, इससे जॉ का ऑस्टियोनेक्रोसिस होता है, ठीक है। तो इसीलिए रेगुलर डेंटल चेकअप या फिर केयर रखना ज़रूरी है अगर ये लेते हैं तो, और डेंटल एक्सट्रैक्शंस हो सके तो हमें अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एडीआर, एक स्पेसिफिक एडीआर कई बार एमसीक्यूज के अंदर पूछते हैं, ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जॉ। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ बिसफॉस्फोनेट्स हैं अगेन ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट में यूज़फुल है, लेकिन उनसे ऑस्टियोमेलेशिया के भी रिपोर्ट पाए गए हैं। अब ऑस्टियोमेलेशिया क्या है, सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन कॉज बाय इम्पेयर्ड बोन मेटाबॉलिज्म, जो बोन मेटाबॉलिज्म इम्पेयरमेंट होता है जिससे बोन सॉफ्टन हो जाते हैं। तो इस प्रकार का ऑस्टियोमेलेशिया भी फर्स्ट जनरेशन वाले जो बिसफॉस्फोनेट्स है उससे होता था। तो इसोफेजियल इरिटेशंस, रीनल टॉक्सिसिटी, ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जॉ, ऑस्टियोमेलेशिया। अगर लॉन्ग टर्म लेते हैं तो उससे एटिपिकल बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ों का मेंशन किया गया है। क्या होता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ एटिपिकल चॉकस्टिक फ्रैक्चर ऑफ फीमर। तो फीमर का फ्रैक्चर होता है जिसे चॉकस्टिक फ्रैक्चर कहा जाता है। सब ट्रोकेंट्रिक और शाफ्ट, जो फीमर की जो शाफ्ट होते हैं उसका फ्रैक्चर होता है जिसे सब ट्रोकेंट्रिक और शाफ्ट फ्रैक्चर कहा जाता है फीमर का, जिसे चॉकस्टिक फ्रैक्चर्स भी कहा जाता है। स्पेसिफिकली बिसफॉस्फोनेट से होता है, ठीक है। अगर साथ में स्टीरॉयड चल रहा है तो उसके रिस्क बहुत बढ़ जाता है फ्रैक्चर होने का। तो ये भी अगेन कई बार एमसीक्यू में बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है, एमसीक्यू में ये चीज़ पूछते हैं। लॉन्ग टर्म बिसफॉस्फोनेट्स का यूज़ करते हैं तो जैसे हमने बात की इसोफेजियल इरिटेशंस बहुत ज़्यादा होता है, इसोफेजियल कैंसर्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और बिसफॉस्फोनेट्स कैन रिजल्ट इन हाइपोकैल्सीमिया एज वेल एज हाइपर कैल्सीमिया। कैल्शियम लेवल दोनों अल्टर हो सकते हैं, हाइपर कैल्सीमिया भी हो सकता है और हाइपोकैल्सीमिया भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट बिसफॉस्फोनेट्स के साथ जुड़े हुए ईडीआर काफ़ी है, ठीक है।
तो आप ऑलवेज याद रखें गैस्ट ईसोफेजियल इरिटेशंस और ईसोफेजियल कैंसर्स, रीनल टॉक्सिसिटीज, बोन प्रॉब्लम्स, ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जॉ, ऑस्टियोमलेशिया, चॉपस्टिक फ्रैक्चर्स। ठीक है, तो क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, जैसे हमने बात की किडनी फंक्शंस अच्छा होना चाहिए, ऑलरेडी किसी भी प्रकार का ईसोफेजियल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, पेप्टिक अल्सर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जो भी एडीआरस के साथ एसोसिएटेड है। अभी अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एमसीक्यू में पूछते हैं कि ये बहुत लॉन्गर हाफ लाइफ वाली दवाइयाँ हैं। ठीक है, तो अगर आप जोलेट्रोनेट की बात करें तो जोलेट्रोनेट का इन्फ्यूज़न 5 mg वंस अ ईयर दिया जाता है, हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ईयर में एक बार इन्फ्यूजन दिया जाता है। एलेंड्रोनेट की बात करें तो उसकी हाफ लाइफ कितनी है, 10 साल की हाफ लाइफ है। कई बार एमसीक्यू में पूछते हैं, तो बहुत ही स्पेसिफिक, फार्मेक में मेरे ख्याल से ऐसी कोई ड्रग नहीं होंगी जिसकी इतनी हाफ लाइफ है, तो बहुत स्पेसिफिक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बहुत लंबी ईयर्स में हाफ लाइफ है। चलिए, तो ये फर्स्ट जो ड्रग्स हो गई बिसफॉस्फोनेट्स, उसके बारे में ऑलमोस्ट हमने सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कशंस कर लिए हैं। अब दूसरी ड्रग के बारे में बढ़ते हैं, वो है सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। अब जैसे हमने बात की थी कि ईस्ट्रोजन का मेन काम होता है बोन रिसॉर्प्शंस कम करना, वो डायरेक्टली ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, इंक्रीजेस द एंटी रिजॉर्प्टिव फैक्टर्स। एस्ट्रोजन दूसरी किस टाइप से हेल्प करता है कि एंटी रिजॉर्प्टिव कुछ फैक्टर्स होते हैं, जिनकी बोन रिजॉर्प्शंस एंडोजिनसली कम करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं, लाइक इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स, लाइक ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स, ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं कि जो एंटी रिजॉर्प्टिव फैक्टर्स होते हैं तो उनकी एक्टिविटी बढ़ाते हैं। प्रो रिजॉर्प्टिव फैक्टर्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी कम करते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन 1, 6, TNF अल्फा, ऑस्टियोकैल्सिन, ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं, उनकी एक्टिविटी कम करते हैं। कौन? ये ईस्ट्रोजन। वैसे ये फैक्टर्स ऑस्टियोब्लास्ट में ही बनते हैं, हमने बात की थी कि ऑस्टियोब्लास्ट और क्लास्ट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन एंड रिजल्ट ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर आता है। ईस्ट्रोजन इवन बोन फॉर्मेशन को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो देखिए ईस्ट्रोजन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है स्पेशली बोन रिजॉर्प्टिव एक्टिविटी कम करने के लिए। तो जब ये ईस्ट्रोजन का सपोर्ट चला जाता है पोस्ट मेनोपॉजली, इसीलिए काफ़ी केसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलते हैं। और अगर कुछ ड्रग्स, जैसे हमने यहाँ पे ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स अगर दी जाए, तो उससे इस डिफरेंट मैकेनिज्म से हम लोग फिर से पेशेंट का ईस्ट्रोजन लेवल मॉडिफाई करके उसके बोन हेल्थ को बढ़ा सकते हैं। तो इस डेफिशिएंसीज की वजह से ही ओल्ड एज में पोस्ट मेनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो अगर कोई आपको पूछे एग्जाम में कि क्यों ईस्ट्रोजन मीडिएटेड ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो ऐसे कुछ डिटेल आंसर आप दे सकते हैं कि बोन रिजॉर्प्शंस कम करता है ईस्ट्रोजन, प्रो रिजॉर्प्टिव फैक्टर्स को कम करता है, एंटी रिजॉर्प्टिव फैक्टर्स को बढ़ाता है, और बोन फॉर्मेशन भी कुछ हद तक करता है। तो इसीलिए उसकी डेफिशिएंसी बोन हेल्थ के लिए एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट कर जाती है। इसके लिए ईस्ट्रोजन अब वापस देने के लिए पोस्ट मेनोपोजल में, जैसे हमने की कि फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग तो बिसफॉस्फोनेट ही है। अगर कोई पूछे कि ऑस्टियोपोरोसिस में फर्स्ट लाइन ड्रग कौन यूज़ करोगे, तो आप बिसफॉस्फोनेट ही यूज़ करेंगे, लेकिन फिर भी पहले हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को ट्राई किया गया था। हार्मोन रिप्लेसमेंट क्या है, जिसे HRT बोलते हैं, जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दिया जाता है। वन ऑफ द यूज़ था बिकॉज ऑफ दिस, इस प्रकार के डिस्कम्फर्टिंग सिम्टम्स और ऑस्टियोपोरोसिस को कम करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, जैसे हमने बात की थी कि ईस्ट्रोजन देने से ऑब्वियसली हार्मोन है, तो उससे साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ेंगे। ब्रेस्ट के ऊपर कार्सिनोमा का चांसेस बढ़ता है, एंडोमेट्रियम के ऊपर एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तो इसीलिए कुछ ऐसी ड्रग्स बनाई गई कि जो सिलेक्टिवली ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को मॉड्यूलेट करे, कुछ जगह पे एगोनिस्टिकली काम करे और कुछ जगह पे एंटागोनिस्टिक काम करे। तो उसमें से एक ड्रग का नाम है रेलॉक्सीफेन। ठीक है, रेलॉक्सीफेन। ईस्ट्रोजन एगोनिस्टिक एक्शन यहाँ पे बोन के ऊपर करता है, और जबकि ब्रेस्ट और एंडोमेट्रियम के ऊपर एंटागोनिस्टिक एक्शंस करता है। ठीक है, तो इसीलिए ट्रीटमेंट या तो फिर प्रिवेंट करने के लिए पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ये एक अच्छी मेडिकेशन है। फिर भी ये कम्प्लीटली सेफ नहीं है, क्योंकि अगेन ईस्ट्रोजेनिक एक्शन वो बढ़ाता है लीवर के ऊपर, और जिससे क्या होता है कि जो प्रोथ्रोम्बोटिक क्लॉटिंग फैक्टर्स बढ़ते हैं, ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर्स बढ़ते हैं जिससे थ्रोम्बोसिस होने का खतरा रहता है। तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एक उसकी मेन एडवर्स रिएक्शंस होती है। इसीलिए मैंने बात की कि बिसफॉस्फोनेट्स ज़्यादा यूज़ होती है कंसिडरिंग उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है। तो एक नई भी ड्रग्स आई है जिसे बेसिडॉक्सीफेन कहते हैं, वो रिसेंटली अप्रूव की गई है, अगेन पोस्ट मेनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट के लिए एक ऑप्शन के तौर पे।
चलिए फिर एक और ड्रग के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है टेरीपेराटाइड। अब ये भी एक यूनिक ड्रग है, कई बार एमसीक्यू में या शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछते हैं क्या है टेरीपेराटाइड। तो इट्स अ रिकम्बिनेंट पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। तो एक रिकम्बिनेंट पैराथायरॉयड हार्मोन है। वैसे तो हमने बात की थी कि सर पैराथायरॉयड हार्मोन है, उसका काम तो बोन रिजॉर्प्शन करना है, वो तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ाता है, बोन रिजॉर्प्शन करता है, ऑस्टियोपोरोसिस करता है, यस यू आर राइट। बट ये जो रिकम्बिनेंट फॉर्म में पीटीएच दिए जाते हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करते हैं। कैसे? क्योंकि ये लो और पल्सेटाइल डोज में दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि जब भी हम लोग लो और पल्सेटाइल डोज में देते हैं तो ये बोन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ाता है। जब उसका एक्सेस डोज हो जाएगा तो अगेन वो रिजॉर्प्शंस करने लगेगा, तो इसीलिए लो पल्सेटाइल डोज में इसकी ट्रीटमेंट देते हैं, इंटरमिटेंटली सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन से देते हैं, और इवन बिसफॉस्फोनेट्स के जो चॉकस्टिक फ्रैक्चर्स भी हुए हैं उसको भी हील करने के लिए ये अच्छी तरह से काम करते हैं। क्या नाम है? रिकम्बिनेंट पीटीएच टेरीपेराटाइड। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑस्टियोब्लास्ट के प्रिकर्सर हैं उसके ऊपर ये टेरीपेराटाइड रिकम्बिनेंट पीटीएच काम करता है, उसके ऊपर पीटीएच के रिसेप्टर्स भी आए हुए हैं, वहाँ पे वो अटैच होके काम करता है और फिर ऑस्टियोब्लास्ट एक न्यू ऑस्टियोइड फॉर्मेशंस करते हैं और उससे एक बोन फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट की बात की गई है कि जैसे ऑस्टियोक्लास्ट बनता है उसके अंदर बिसफॉस्फोनेट्स कैसे काम करते हैं, तो उसके अंदर के जो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स को डैमेज करते हैं या फिर उसके अंदर के जो मेवालोनेट पाथवे है उससे जुड़े हुए कुछ एंजाइम्स हैं उसको इनहिबिट करते हैं जिससे उसका साइटोस्केलेटल और अच्छा ना बने। तो इस तरह से उसको डैमेज करके सेल डेथ करके वो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को कम करते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो जो टेरीपेराटाइड है हम लोग उसके ऊपर आएंगे। तो वो क्या करते हैं कि ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ाते हैं जिससे न्यू कोलेजिनस बोन मैट्रिक्स बनता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसको मिनरलाइज होना पड़ता है। तो मिनरलाइज होने के लिए आपको साथ साथ इनफ ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम का भी इंटेक करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे बात की थी कि टेरापेराटाइड का फुल कोर्स होता है, उसके बाद आपको बिसफॉस्फोनेट भी कंसीडर करने चाहिए कि बोन डेंसिटी बढ़ाए और साथ में विटामिन डी और कैल्शियम भी देने चाहिए उसको मिनरलाइज करने के लिए। टेरीपेराटाइड से कौन कौन से एडीआर्स जुड़े हुए हैं? अगर बहुत हाई डोज में देंगे, जैसे कहा कि रिजोप्टिक एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, ऑस्टियोसार्कोमा जैसे सिचुएशंस भी क्रिएट होती है, इस एक प्रकार के कैंसर जैसे सिचुएशंस क्रिएट होती है। और ये ऑस्टियोसार्कोमा की वजह से ही काफ़ी जो बोन की पैथोलॉजीज है उसमें ये नहीं यूज़ होते हैं, जैसे पैजेट्स डिसीज़ हो गया या फिर रेडियोथेरापी के पहले या फिर ऑलरेडी किसी के अंदर ऑस्टियो या फिर कॉन्ड्रोसार्कोमा की हिस्ट्री है, अल्कलाइन फॉस्फेटेस का लेवल बढ़ा हुआ है, नेफ्रोलिथियासिस है, सीरम यूरिक एसिड बढ़े हुए हैं। तो ऐसे कुछ केसेस में ऑस्टियोसार्कोमा होने का खतरा रहने की वजह से ही ये जो टेरीपेराटाइड है उसका नहीं यूज़ करते हैं हम लोग। अगर पेशेंट्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है या फिर थायजाइड डायूरेटिक ले रहा है अलॉन्ग विथ कैल्शियम सप्लीमेंट्स, बिकॉज हाइपर कैल्शियमिया इससे हो सकता है, ठीक है। सो इसीलिए उस पेशेंट्स में कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पेशेंट्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहा है, थायजाइड डायूरेटिक ले रहा है, अलॉन्ग विथ ओरल कैल्शियम सप्लीमेंटेशंस भी ले रहा है, तो उसमें इससे हाइपर कैल्शियमिया भी हो सकता है। चलिए और एक ड्रग के बारे में बात करते हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट में यूज़फुल है, डेनोसुमैब। और जैसे यहाँ पे एंड में मैब आता है तो जैसे आपको पता ही है कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बनाई गई एंटीबॉडी है, इवन जायंट सेल ट्यूमर ऑफ बोन के लिए भी यूज़फुल होती है। ये एक ऐसी ड्रग्स है जिससे कैल्शियम का लेवल घट सकता है, तो हाइपोकैल्सीमिया वाले पेशेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या दिखाया गया है, जैसे आप देख सकते हैं कि ऑस्टियोक्लास्ट का ये प्रिकर्सर सेल्स हैं, उसके ऊपर एक रिसेप्टर है। वो रिसेप्टर का क्या नाम है? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं रैंक नाम का एक रिसेप्टर आया हुआ है। इवेंचुअली ऑस्टियोक्लास्ट के जो प्रिकर्सर है उसमें से एक मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट बनता है, अगेन उसके ऊपर भी रैंक नाम के रिसेप्टर्स आए हुए हैं। लेकिन ये जो रैंक नाम के रिसेप्टर्स हैं उनका लाइगैंड कौन है? उनका लाइगैंड है रैंक एल। ये एक लाइगैंड है, वो किससे प्रोड्यूस होता है? वो ऑस्टियोब्लास्ट से प्रोड्यूस होता है। तो जब ऑस्टियोब्लास्ट में से प्रोड्यूस होने वाला रैंक लाइगैंड ये रैंक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होता है तब ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ती है। तो हमारी डेनोसुमाब कैसे काम करती है कि डेनोसुमाब हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है,
और वो ये जो रैंक लाइगैंड है उसको इसके ऊपर अटैच नहीं होने देती है, बीच में इंटरप्शंस करती है। तो इस प्रकार से जो रैंक रिसेप्टर्स के ऊपर रैंक लाइगैंड अटैच नहीं हो सकती और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से एंटीबॉडीज काम करती है। तो होपफुली ये सिंपल मैकेनिज्म्स हैं जो आपको पता चल गई होगी। चलिए, अब एक और ड्रग है जिसका नाम है सिनाकलसेंट। अभी एक इसकी भी एक यूनिक मैकेनिज्म्स है। ये कैल्सीमाइमेटिक ड्रग्स है, मीन्स कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायरेक्टली एक्टिवेटिंग कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स ऑन पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये क्या काम करती है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड के ऊपर कुछ कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो रिसेप्टर्स कैल्शियम का लेवल सेंस करते हैं और इस हिसाब से मॉड्यूलेट करते हैं कि अभी ज़रूरत है कि नहीं पीटीएच का सिक्रीशंस करने की। तो ये सिनाकलसेंट क्या काम करती है, उनको ऐसा बताती है कि इनफ कैल्शियम है, ठीक है, अब आपको पीटीएच रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पीटीएच का रिलीज़ कम कर दो। तो इस प्रकार से ये उनको फॉल्स अलार्म देती है और जिसकी वजह से पीटीएच का सिक्रीशंस कम होता है। और इसी की वजह से स्पेशली जब सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है, ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशंस बहुत बढ़ गया है फीडबैकली बिकॉज ऑफ कुछ रीनल प्रॉब्लम्स हैं, रीनल प्रॉब्लम्स की वजह से पैराथायरॉयड सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा हो गया है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो गया है। तो उस टाइम पे पैराथायरॉयड सिक्रीशंस को इनहिबिट करने के लिए हम एक फॉल्स सेंसिंग ड्रग देते हैं जो ऐसा कहे कि अच्छा है, सब कैल्शियम अच्छा है। तो उसका नाम है सिनाकलसेंट। इवन हाइपर कैल्शियम एसोसिएटेड विद पैराथायरॉयड कार्सिनोमा, अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स का कैंसर्स भी है और उससे एसोसिएटेड हाइपर कैल्शियम है तो उस सिचुएशंस में भी पीटीएच का सिक्रीशंस कम करने के लिए सिनाकलसेंट नाम की मेडिकेशंस देते हैं। एक नया भी कैल्शियम सेंसिंग एगोनिस्ट बना है जिसका नाम है इटेल कैल्सीटाइड। तो इटेल कैल्सीटाइड करके भी एक नई ड्रग्स हैं, ये भी कई बार एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि ये भी एक कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स के ऊपर एगोनिस्टिकली काम करती है। तो ये ड्रग का नाम था सिनाकलसेंट। स्ट्रॉन्शियम रेनेलेट के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने बात की थी सबसे लास्ट में कि एक ऐसी ड्रग्स हैं कि जो बोन रिजॉर्प्शंस भी कम करता है और साथ साथ बोन फॉर्मेशन को भी स्टिमुलेट करता है। तो एक यूनिक ड्रग है, इसीलिए यही चीज़ सिर्फ पूछते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जिससे कुछ रिपोर्ट्स ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, सीएनएस डिसऑर्डर्स लाइक सीजर्स एंड एबनॉर्मल कॉग्निशंस भी पाए गए हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्शियम रेनेलेट एक ड्रग का नाम आप याद रखें। कुछ अदर ड्रग्स भी हैं, जैसे हमने बात की कि कैल्शियम भी दें या फिर विटामिन डी सप्लीमेंटेशंस भी हेल्प करते हैं, स्पेशली जब भी हमें मिनरलाइजेशन इंप्रूव करना हो। तो प्रोफाइलैक्सिस या तो फिर ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस में साथ में ये भी दे सकते हैं। और ये हेल्प भी करती है इवन इन एक्सट्रीम हाइपरकैलेमिया, जब भी हाइपरकैलेमिक सिचुएशंस में भी ये हेल्प करती है। स्पेशली ट्रिमेंडस हाइपरकैलेमिक सिचुएशंस में कार्डियक एरिथमियाज होने के चांसेस रहते हैं। तो जो कार्डियोटॉक्सिसिटीज़ हैं, जो जैसे यहाँ पे लिखा है कि कार्डियोटॉक्सिक इफेक्ट्स जो हाइपरकैलेमिया की वजह से होता है उसको कम करने के लिए कैल्शियम मेनली यूजफुल होती है। थायराइड डायूरेटिक्स, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि थायराइड डायूरेटिक्स क्या करती है कि जो रीनल एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम है वो इनहिबिट करती है। ठीक है, तो कैल्शियम एक्सक्रीशंस कम होता है तो कई बार ये भी ऑस्टियोपोरोसिस में हेल्प ले सकते हैं। और इससे स्पेशली हाइपर कैल्सीयूरिया जिस पेशेंट्स के साथ एसोसिएटेड हो, जिससे कैल्शियम के स्टोन बन रहे हो, तो उसमें कैल्शियम एक्सक्रीशंस को कम करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए थायराइड डायूरेटिक्स दी जाती है। कौन सी ड्रग कैल्शियम एक्सक्रीशन बढ़ाती है डायूरेटिक्स, आप याद करें और कमेंट में बताएं। चलिए, कैल्सीटोनिन और सेल कैल्सीटोनिन, जिसे साल्मन कैल्सीटोनिन भी कहा जाता है। जैसे हमने बात की कि जब भी कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है फिर कैल्सीटोनिन रिलीज़ होता है और वो इनहिबिट करता है बोन रिजॉर्प्शन। सो अगेन इस मोडालिटी का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस में। एक यूनिक रूट से दिया जाता है, ऑलवेज याद रखें, एमसीक्यू में कई बार पूछते हैं, नेजल रूट से दिया जाता है कैल्सीटोनिन। ठीक है, एनाल्जेसिक इफेक्ट्स ऑन बोन पेन फ्रॉम द फ्रैक्चर्स, इससे एक एडिशनली एनाल्जेसिक इफेक्ट्स भी क्रिएट होती हैं। तो फुली ये जो हमारा पूरा टॉपिक था ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में और उससे जुड़ी हुई ड्रग्स के बारे में, वो ऑलमोस्ट हमने कवर कर दिया है। हमारे मेन टॉपिक्स हम लोग उसके ऊपर ही बनाते हैं कि जब भी आप हमारे टॉपिक्स के थ्रू जाएंगे और उसके बाद आप कोई भी बुक्स में से पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे,
फिर आपको पता चल गया है कि किस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है और किस चीज़ के ऊपर कम ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कौन से पॉइंट्स एग्जामिनर्स आपके आंसर शीट्स में देखते हैं या फिर आपको वाइवा में पूछते हैं। तो इसीलिए हम लोग यही आपसे कहते हैं कि हमारे लेक्चर्स के थ्रू पहले जाइए और वो पढ़ने के बाद आप फिर बुक्स पढ़िए, तो काफ़ी चीज़ें आपकी ईजी हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।